हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है गाइस, नरेशन। क्या है गाइस, नरेशन। और नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको टॉप 10 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या टॉप 10 इम्पेरेटिव क्वेश्चंस ऑफ नरेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए गाइस, क्या बोला जा रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं और आपको उन वाक्यों को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, पहले सेंटेंस की बात करते हैं। लुक एट, ही सेड टू मी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ज़रूर एक कप कॉफ़ी लीजिए कृपया करके। इसका मीन्स क्या है गाइस, ज़रूर एक कप कॉफ़ी लीजिए कृपया करके। तो इसकी आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट है ना, वो किस में, डायरेक्ट स्पीच में है। क्योंकि आपको पता है ना, डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है, जब किसी वाक्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिख जाए। देखिए, कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ना, तो जब किसी वाक्य में कोमा या कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिख जाए तो याद रखना आपको, वो वाक्य क्या है, डायरेक्ट है। अब आपको इस वाक्य को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके गाइस, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो ये सेंटेंस है, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, तो ये कौन सा वाक्य है गाइस, ये वाक्य है इम्पेरेटिव। इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। अब आप बोलो इनको इम्पेरेटिव कैसे बोलते हैं, तो मैं उसकी पहचान बता देता हूँ। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है, जब किसी वाक्य में क्या नहीं आता, सब्जेक्ट, तो वाक्य वो कौन सा बन जाता है, इम्पेरेटिव। आपको याद रखना है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है तो वाक्य कौन सा होता है, इम्पेरेटिव। तो देखिए, इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट है क्या गाइस, मैं ये देखो, ये लिखा है जो डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, तो इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वाक्य को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। ठीक है, तो आपको इम्पेरेटिव वाक्य की पहचान समझ में आ गई। अब सब्जेक्ट आपको पता ना क्या होते हैं, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो इस वाक्य में ना ही है, ना ही शी है, ना ही इट है, ना ही नेम है, तो ये बन गया अपना वाक्य इम्पेरेटिव। ये तो कुछ बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बता दी, बट जो आपको ये चेंज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ। लुक एट, अगर आपने नरेशन सीख लिए तो आपको इस तरीके के सेंटेंस जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी किस में चेंज होगा मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपको इस वाक्य की फीलिंग देखनी है। जो ये सेंटेंस है ना गाइस, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है गाइस, रिक्वेस्ट की। जैसे हम किसी से बोलते हैं, कृपया करके एक कप कॉफ़ी लीजिए, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो इस सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है, रिक्वेस्ट की। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या रखना है, देखो, ही सेड टू मी की जगह क्या आ जाएगा गाइस, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या बन जाएगा गाइस, ही रिक्वेस्टेड मी टू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू। ना ही आपको सेड लगाना है, ना ही आपको टोल्ड लगाना है, ना ही आपको आस्क लगाना है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं ना, तो उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस की फीलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। ठीक है ना, तो इसमें फीलिंग क्या शब्द रखना है, तो कौन सा शब्द की फीलिंग आ रही है इसमें, रिक्वेस्ट की। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, टू के बाद क्या आ जाएगा गाइस, सेम टू सेम, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। ओके गाइस, आप अपना आंसर टेली कर लेना।
जो मैंने आंसर बनाया वैसा ही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। क्योंकि अगर आप नरेशन सीख गए हो तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। अगर आपने नरेशन नहीं सीखी है तो पहले प्लीज़ नरेशन को थोड़ा आप बेसिक्स जान लीजिए। वैसे मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। आपको प्लीज़ हटा देना है, क्योंकि प्लीज़ का रिप्लेसमेंट क्या आ चुका है, रिक्वेस्ट। जो प्लीज़ है ना वो किसके कहाँ रिक्वेस्ट आया पता है आपको, यहाँ पे इनडायरेक्ट में रिक्वेस्ट क्यों आया है, रिक्वेस्टेड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख गया, प्लीज़। तो जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ दिख जाए तो आपको इनडायरेक्ट में क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। ना ही आपको सेड लगाना है, ना ही टोल्ड लगाना है, ना ही आस्क्ड लगाना है। ओके गाइज, होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लुक एट गाइज, ही सेड टू रामू, उसने रामू से कहा, ही सेड टू रामू प्लीज़ ब्रिंग माई बुक। देखो सेम पिच का क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ही सेड टू रामू प्लीज़ ब्रिंग माई बुक। उसने रामू से कहा कृपया मेरी किताबें ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ दिख गया तो इसमें फीलिंग कौन सी आ रही है गाइस, फिर से रिक्वेस्ट वाली। तो मैंने आपको बोला है कि ही सेड टू रामू की जगह क्या पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू रामू आएगा कि नहीं गाइस, ही रिक्वेस्टेड टू रामू। ठीक है, उसके बाद आपको कंजक्शन क्या रखनी है, आपको टू। ठीक है ना, मतलब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या रख देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो आपको क्या रखना है, टू। तो ही रिक्वेस्टेड रामू टू। अब ब्रिंग की जगह क्या आ जाएगा, ब्रिंग। आप अपना आंसर चेक कर लेना गाइस। ओके, मैं लिख के भी बता रहा हूँ, ही रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग। अब देखो माय है ना गाइस, माय चेंज होगा, क्योंकि माय आपको पता है कौन सा पर्सन है, माय है फर्स्ट पर्सन। माय क्या है गाइस, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है ना, ये क्या है गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या, माय। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो माय ना आपको किस में चेंज करना है, ही में। तो ही का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, आपको पता है, ही रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हिज बुक। माय की जगह क्या आ जाएगा गाइस, हिज बुक। ठीक है गाइस, ही रिक्वेस्टेड, ये टू नहीं लगाना गाइस, ही रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हिज बुक। आंसर आप चेक कर लेना गाइस, ही रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हिज बुक। ये सेकंड का आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। लुक एट, राम सेड टू सीता, मतलब राम ने किससे बोला, सीता से। राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो राम ने सीता से कहा कि रोज़, मतलब रेगुलरली मीन्स लगातार, मतलब लगातार अपनी दवाई लीजिए। टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो मैंने क्या बोला, इस वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस की आपको फीलिंग देखनी है, फीलिंग के अकॉर्डिंग आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो देखो इसमें जो फीलिंग है ना गाइस, देखिए टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो कौन सी फीलिंग आ रही है पता है आपको, इसमें एडवाइस की। क्योंकि जो राम है ना वो क्या कर रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, किसको, सीता को। तो इसका आंसर समझना, मैं लिख के बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, टेली करना है आपको। मेरा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू माय आंसर, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं चेक करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके आंसर कितने सही थे आउट ऑफ 10। क्योंकि मैं टॉप 10 क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, किसके, नरेशन के एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए राम सेड टू सीता, तो राम सेड टू सीता की जगह क्या आ जाएगा गाइस, राम एडवाइज्ड सीता। राम एडवाइज्ड सीता टू, अब उसके बाद सेम टू सेम लिखना है आपको, टू टेक, उसके बाद सेम टू सेम आएगा मेडिसिन रेगुलरली, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, आखिरी में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो आप अपना आंसर चेक कर लेना। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया रेगुलरली, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है मेडिसिन, और रेगुलरली मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। ठीक है ना, इन शॉर्ट में लिखा है, बट आपको लिखना पूरा है।
आंसर मैं बोल के बता रहा हूँ। राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ओके गाइस, तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको नरेशन के इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स आते हैं तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या यूपी टेट जैसे कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, नरेशन के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा अगर आप 10th 11th 12th में हो तो भी ये क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके गाइस, मोहन सेड टू हरी, मतलब मोहन ने किससे कहा? मोहन सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो मोहन ने हरी से कहा कि भैया क्या मत करो, डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब फूलों को मत तोड़ो। मोहन ने हरी से कहा कि भैया फूलों को मत तोड़ो। तो इसमें जो फीलिंग कौन सी आ रही है गाइस, इस सेंटेंस की फीलिंग देखनी है। तो इसमें फीलिंग आ रही है ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर की फीलिंग आ रही है कि नहीं। इसमें क्या बोला है? डोंट प्लग द फ्लावर। तो इसमें फीलिंग कौन सी है? ऑर्डर की है। तो फिर से सेम देखो, मैंने आपको बताया जब भी आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की फीलिंग आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं लिख के बताता हूँ। मोहन क्या जाएगा? ऑर्डर्ड। मोहन ऑर्डर्ड। अब किसको दिया? मोहन ऑर्डर्ड हरी। ठीक है ना? क्या बन जाएगा गाइस? मोहन ऑर्डर्ड हरी। अब क्या ऑर्डर दिया? अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगा देना? नोट टू। क्या लगाना है गाइस? नोट टू। तो मोहन ऑर्डर्ड हरी नोट टू। अब उसका सेम टू सेम लिखना है, ये डोंट हटा देना है, क्योंकि डोंट की जगह क्या आ गया गाइस? नोट टू। तो क्या जाएगा? मोहन ऑर्डर्ड हरी नोट टू प्लग फ्लावर्स। नोट टू प्लग फ्लावर्स। ओके गाइस, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब भी डोंट लग जाए ना, डायरेक्ट में डोंट आ जाए, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है? वो नोट टू। क्या बन जाता है? नोट टू। तो आंसर अपना टेली कर लेना, मोहन ऑर्डर्ड हरी नोट टू प्लग फ्लावर्स। बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, ये कुछ लेटेस्ट अभी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, मोदी जी सेड फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। मतलब मोदी जी ने क्या बोला कि भैया जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेरे निर्देश हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है ना। जैसे मोदी जी सपोज़ किसी मीटिंग में थे और मीटिंग में उन्होंने बोला जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, तो मोदी जी ने क्या दिया? एक ऑर्डर दिया है। इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है? फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। इसमें भी फीलिंग आ रही है ऑर्डर वाली है। तो क्या हो जाएगा गाइस? अगेन मोदी जी की जगह तो मोदी जी आएगा। मोदी जी ऑर्डर्ड, ठीक है ना। मोदी जी ऑर्डर्ड, उसके बाद टू फॉलो। मोदी जी ऑर्डर्ड टू फॉलो। अब माय है ना, माय कौन सा है? फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस है। माय कौन सा केस है गाइस? पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में मोदी जी। तो मोदी जी मीन्स इसका मोदी जी का पजेसिव केस क्या होगा? हिज इंस्ट्रक्शन। माय का क्या हो जाएगा? हिज। क्या होगा गाइस? जो आपको प्रोनाउन के अगर केसेस पता होंगे, अगर आपने प्रोनाउन का चार्ट अच्छे से लर्न किया होगा, तो आपको पता है जो मोदी जी है ना, कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन जेंडर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। ठीक है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आंसर सही होगा। तो देखिए, मोदी जी ऑर्डर टू फॉलो हिज, उसके बाद इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा होगा गाइस आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे गाइस? 6। देखिए, अगेन मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज मोदी जी आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। मिस्टर मोदी इज़ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ मैंने जो सेंटेंसेस है वो किसके ऊपर बनाया? मोदी जी के ऊपर। ओके, तो देखिए, मोदी जी सेड, अगेन मोदी जी ने कहा वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। तो मोदी जी ने क्या बोला?
वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। मतलब आपको पता है ना कि अभी रिसेंटली जो अभी इलेक्शन हुए किसके, प्रेसिडेंट के, जो अब जो पता ना इंडिया में जो अपने जो प्रेसिडेंट वैसे कौन है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद की जगह अब जो नए प्रेसिडेंट के चुनाव चल रहे हैं, मतलब जो रामनाथ कोविंद जी है ना, उनका जो समय मतलब राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति वो बने हुए हैं उनका ख़त्म हो गया है, तो अब उनकी जगह नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना है, तो वही इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसी इलेक्शन को लेके मोदी जी ने क्या बोला, वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। मतलब आपको किसके लिए वोट देना है, द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है गाइस, वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। इसमें फीलिंग आ रही है गाइस कौन सी, एडवाइस की आ रही है कि नहीं। मतलब मोदी जी एडवाइस कर रहे हैं कि भैया किसके लिए वोट दीजिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एडवाइस है, तो इसमें एडवाइस के लिए क्या, मोदी जी एडवाइस, क्या बन जाएगा गाइस, मोदी जी एडवाइज्ड, मोदी जी एडवाइज्ड टू, अब सेम टू सेम आ जाएगा, टू वोट फॉर, फिर आपको सेम टू सेम लिखना है, मोदी जी एडवाइज्ड टू वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। और ये सब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देने, आपको याद रखना है, आखिरी में क्या रख देना है यहाँ पे, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आप अपना आंसर टेली कर लीजिए, जो अकॉर्डिंग टू माय आंसर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैं बोल के भी दिखा रहा हूँ, मोदी जी एडवाइज टू वोट फॉर मिसेस द्रौपदी मुर्मू। ओके गाइस, तो ये कुछ आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मेरे हिसाब से तो द्रौपदी मुर्मू बनेगी, बट आई डोंट नो, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, ठीक है। शायद वो बन चुकी होंगी क्योंकि आज ही रिज़ल्ट आना है, हो सकता है कि वन भी गई हो, क्योंकि जो एनडीए आप समझते हो ना, नेशनल जो बीजेपी का जो पूरी पार्टीज़ है ना, जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का मीन्स क्या होता है गाइस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक पूरा ग्रुप है बीजेपी का, ठीक है ना। तो जो उनकी तरफ से किसको चुना गया, द्रौपदी मुर्मू, तो शायद वो ही बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो सीट्स ज़्यादा जिसकी साइड ज़्यादा सीट्स होती है लोकसभा की, ठीक है ना, विधानसभा की, तो मोस्टली वोट उसके फेवर में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कुछ जनरल नॉलेज थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, ओके गाइस। नेक्स्ट, श्री राम जी सेड टू रावण, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। श्री राम जी सेड टू रावण डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, श्री राम जी ने रावण से कहा कि भैया अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है गाइस, वार्निंग की, मतलब देखो डोंट क्रॉस योर लिमिट, तो इसमें जो फीलिंग कौन सी आ रही है, श्री राम जी ने क्या चेताया कि नहीं, मतलब वार्निंग दी। मतलब श्री राम जी ने जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो जब श्री राम जी गए थे तो उन्होंने बोला था कि भैया अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, बिकॉज उन्होंने कहा सीता जी मेरी धर्म पत्नी है, तो मुझे लौटा दो और अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। तो ये एक चेतावनी थी, तो चेतावनी को लिए मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। तो देखिए श्री राम जी की जगह तो क्या आ जाएगा गाइस, श्री राम जी आएगा, श्री राम जी। अब चेताने को क्या बोलते हैं, चेतावनी देने को वॉर्न, क्या बोलते हैं गाइस, वॉर्न। तो वॉर्न में क्या लगेगा, ईडी, ठीक है। मैं बता भी रहा हूँ गाइस, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मैं बोल भी रहा हूँ। तो श्री राम जी क्या आ जाएगा, श्री राम जी की जगह तो क्या आ जाएगा गाइस, श्री राम जी, ठीक है ना। फिर से लिख देता हूँ मैं, है ना, श्री राम जी। अब उसके बाद क्या आएगा, वॉर्न, तो वॉर्न में क्या लगेगा, वॉन्ड, सेकंड फॉर्म, श्री राम जी वॉन्ड किसको, रावण, श्री राम जी वॉन्ड रावण। अब क्या आ जाएगा, नोट टू, क्योंकि डोंट किस में बदलता है, नोट टू में, नोट टू। अब क्या आ जाएगा, क्रॉस योर लिमिट, सेम टू सेम आ जाएगा, नोट टू क्रॉस योर लिमिट। ओके गाइस, तो देखो शायद आपको मेरी जो हैंड राइटिंग समझने में दिक्कत हो, तो मैं इसलिए आंसर बोल भी रहा हूँ, तो आप अपना आंसर टेली कर लीजिए, जो मेरा आंसर है उससे टेली हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। महादेव जी सेड टू पार्वती जी, महादेव जी सेड टू पार्वती जी डोंट वरी एंड बी हैप्पी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस,
इसमें ये बोला जा रहा है महादेव जी ने किससे बोला, पार्वती जी से, कि भैया चिंता मत करो और खुश रहो। ठीक है, जैसे पार्वती जी चिंता में आ गई थी तो महादेव जी तो मस्ती में रहते हैं, ठीक है ना, तो महादेव हैं, तो उन्होंने क्या बोला अपनी वाइफ से कि भैया चिंता मत करो, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही गाइस, डोंट वरी बी हैप्पी। तो उन्होंने क्या दी, मतलब सजेस्ट किया, क्या किया, मतलब पार्वती जी को उन्होंने सजेस्ट किया। तो उन्होंने आंसर क्या बनेगा, देखो महादेव जी की जगह तो क्या आएगा, चेक करना आप भी आंसर, और आपको भी आंसर बनाने गाइस लिख के, महादेव जी सजेस्ट। अब सजेस्ट में क्या लग जाएगा, सजेस्टेड, महादेव जी सजेस्टेड किसको, पार्वती जी, महादेव जी सजेस्टेड पार्वती जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, नोट टू, क्योंकि डोंट किस में बदलता है, नोट टू में, नोट टू वरी, नोट टू वरी एंड बी हैप्पी, नोट टू वरी एंड बी हैप्पी। आर यू गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आंसर मैं बोल के भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये सब चीज़ें आनी कंपलसरी है। यदि आप इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो नरेशन के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, आगे की नहीं गाइस। लुके, मिस्टर अमित शाह सेड, मतलब मिस्टर अमित शाह ने कहा, डोंट अंडरस्टिमेट इंडिया। अब देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट स्टेटमेंट्स। जितने भी 10 स्टेटमेंट है ना, जितने भी 10 डायरेक्ट स्पीच थी उसमें सबसे फेवरेट है मेरी, क्यों मैं बताता हूँ। मिस्टर अमित शाह से, मिस्टर अमित शाह ने कहा, क्या कहा, डोंट अंडरस्टिमेट इंडिया, इंडिया को कम मत समझो। जैसे कुछ देश हैं जो इंडिया को क्या हमेशा अंडरस्टिमेट करते हैं, मतलब कम समझते हैं। तो अमित शाह जी ने क्या बोला था अपनी स्पीच में, जब एक बार मैंने उनकी स्पीच सुनी थी, मतलब वो संसद भवन में एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था, डोंट अंडरस्टिमेट इंडिया, ठीक है ना, मतलब इसी टोन में बोला था जो मैं टोन बोल रहा हूँ। तो आई लाइक दिस टोन, मतलब जो देश, दूसरे देश थे, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को कमज़ोर समझती हैं, तो उसी को देखते हुए अमित शाह जी ने बोला था। अब आपको ये क्या दिए गई है, चेतावनी दी है, मतलब डोंट अंडरस्टिमेट इंडिया, इसमें क्या आ रही है, चेतावनी आ रही है, मतलब अमित शाह ने क्या किया है, चेताया है, ठीक है ना। तो चेतावनी के लिए मैंने बता दिया वॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर अमित शाह वॉन्ड, क्या बन जाएगा, मिस्टर अमित शाह वॉन्ड नोट टू, डोंट किस में बदल जाए, नोट टू। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अंडर एस्टिमेट, नोट टू अंडर एस्टिमेट इंडिया। ओके गाइस, तो इसकी हिंदी भी बता देता हूँ मैं, डोंट वरी, मतलब अमित शाह ने चेताया, अमित शाह ने चेताया कि इंडिया को कम मत आको, इज़न्ट इट, समझ में आ रहा है गाइस। तो मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ। अब अपन आ गए गाइस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप यहाँ तक आ गए होगे तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। यदि आप यहाँ तक आए होगे तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरा उद्देश्य एनी हाउ आपको सही से समझाना। मेरा एम है ना सिखाने का यही है कि आप किसी भी तरीके से सीख जाओ, बाय हुक और बाय क्रोक, किसी भी तरीके से आप सीख जाओ। तो भैया जो एक टीचर होता है उसका सपना क्या होता है, उसका जो एम होता है, किसी भी टीचर का उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी उसका स्टूडेंट कैसे भी सीख जाए, एनी हाउ वो सीख जाए। यही मेरी कोशिश है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो आई थैंक यू सो मच, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हो तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गए होंगे, 9 तक समझ में आ गया होगा, तभी आप 10 तक आए हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। माई मदर सेड, मतलब मेरी माता जी ने कहा, वर्क विथ जॉय। तो जो मेरी मम्मी जी है ना, उन्होंने क्या कहा, वर्क विथ जॉय, मतलब काम कैसे करो, खुशी के साथ। जो अपन को काम कैसे करना चाहिए गाइस, खुशी के साथ। मैं भी किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ, एज अ टीचर मैं भी किसी को एडवाइस नहीं देता कि भैया मेहनत करो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ काम करो बट खुशी के साथ, विथ जॉय, ठीक है। क्योंकि अगर आप काम खुशी के साथ करोगे ना
तो वो हार्ड वर्क से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओके गाइस, तो पहले इसकी बात करते हैं वर्क विथ जॉय। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, एडवाइस। क्योंकि मेरी माता जी ने मुझे एडवाइस दी है कि नहीं कि भैया काम करो खुशी के साथ। तो मैं आंसर आपको लिख के बता देता हूँ, आप टेली करना है, ठीक है ना आपको। माय मदर की जगह क्या आ जाएगा, माय मदर। फिर क्या आ जाएगा गाइस, एडवाइज्ड। माय मदर एडवाइज्ड टू वर्क विथ जॉय। ठीक है कि नहीं गाइस, बन गया कि नहीं। तो माय मदर एडवाइज्ड टू वर्क विथ जॉय। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अब बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप क्या कीजिए, वर्क विथ जॉय। आप सीख भी रहे हो ना, कुछ भी सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, मेरी वीडियो से नहीं, किसी की भी वीडियो से सीख रहे हो, तो आपको सीखना भी खुशी से, ठीक है ना। तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके गाइस, तो अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपने देश का भी। तो मैं क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ, ठीक है ना।